आदरणीय श्रद्धेय राजनाथ सिंह जी का मैं हमारे हरीश कोटवाले जी से आग्रह करता हूं, मैं संक्षिप्त में स्वागत भाषण के लिए मानदाता विधानसभा में हमारे स्वागत के लिए मैं हमारे सांसद भारतीय जनता पार्टी के अधिकृत उम्मीदवार आदरणीय ज्ञानेश्वर पाटिल जी, मानदाता के लोकप्रिय विधायक सरल सहज नारायण पटेल जी, फिर सेवादास पटेल जी, सबसे आग्रह करता हूं कि वह हमारे राजनाथ सिंह जी का तहे दिल से जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट से स्वागत होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। आज सबका मार्गदर्शन करने के लिए पधार रहे हैं हमारे से राष्ट्रीय अध्यक्ष, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे, मैं आदरणीय नारायण पटेल जी से आग्रह करता हूं कि अपने स्वागत भाषण यहां पर रखें और पगड़ी से हमारे राजनाथ सिंह जी का स्वागत करेंगे। नारायण पटेल जी, मानदाता के लोकप्रिय विधायक आदरणीय नारायण पटेल जी, हमारे क्षेत्र के सांसद और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी आदरणीय ज्ञानेश्वर पाटिल जी, जोरदार नारा लगाएंगे, विकास का वादा, विकास का वादा। 13 मई को भारतीय जनता पार्टी को ऐतिहासिक जीत दिलाएंगे हमारे सभी भारतीय जनता पार्टी के देवदुर्लभ कार्यकर्ता। निमाड़ की धरती पर हमारे देश की धड़कन, हमारे कार्यकर्ताओं की आवाज आज मानधाता विधानसभा क्षेत्र में खंडवा संसदीय क्षेत्र से हमारे ज्ञानेश्वर पाटिल जी प्रत्याशी के रूप में आपने मैदान में उतारा है और ऐसे हमारे केंद्र के बहुत बड़े केंद्र की धड़कन हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के बहुत ही करीबी आदरणीय राजनाथ सिंह जी आपके बीच में आपसे आशीर्वाद लेने भी आए हैं और आशीर्वाद देने भी आए हैं। ऐसे ही कार्यक्रम में विशेष रूप से उपस्थित हमारे संसदीय क्षेत्र के लाडले सांसद के रूप में रहे और वर्तमान में प्रत्याशी आदरणीय ज्ञानेश्वर पाटिल जी और मेरी विधानसभा में साथी रही हमारी छाया मोरे जी, और कार्यक्रम में विशेष रूप से सम्मानित मंच कह देता हूं, समय की बाध्यता है, और कार्यक्रम में विशेष रूप से इस कड़कती धूप में हमारी मातृशक्ति बुजुर्ग नौजवान साथी आए हैं, पत्रकार साथी। देखिए मध्य प्रदेश की दशा और दिशा आज से 20 साल पहले क्या थी और आज की क्या है, और ऐसे ही हमारे देश में 2014 में जब से हमारे देश की सियासत पर सेवा करने का आपने हमारी जनता ने मौका दिया, मध्य प्रदेश की जनता ने मौका दिया और देश की जनता ने मौका दिया, ऐसे सेवा के रूप में हमारे नरेंद्र मोदी जी ने काम किया और वो जमीन तक उतरा है, ऊपर भी पहचान बनाई है। ऐसे ही हमारे देश की धड़कन आदरणीय राजनाथ सिंह जी ने रक्षा मंत्री जी के माध्यम से अभी वर्तमान में उनने अपनी पहचान बनाई है। तो मैं इस अवसर पर हमारे लाडले मंत्री जी को मैं जनता की ओर से बहुत बहुत शुभकामना देना चाहता हूं, और आने वाली 13 तारीख को जो मतदान होना है उसमें आपसे आशीर्वाद लेने भी आए हैं, देने भी आए हैं। तो मैं इस अवसर पर पुनः अपनी वाणी को विराम देते हुए पुनः जितने भी इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं सबको बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं। जय हिंद, जय भारत। अब हम सबके बीच में खंडवा संसदीय क्षेत्र के लोकप्रिय प्रत्याशी सांसद आदरणीय ज्ञानेश्वर पाटिल जी से आग्रह करता हूं कि इस मानधाता की धरा पर, कालसन माता की धरा पर भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं का आशीर्वाद प्रदान करें। आदरणीय ज्ञानेश्वर पाटिल जी। बोलो भारत माता की, भारत माता की, नर्मदा मैया की, ओमकार महाराज की, सिंगा महाराज की। आज हमारे इस खंडवा लोकसभा क्षेत्र की जनता का आशीर्वाद लेने के लिए हमारे भारत सरकार के रक्षा मंत्री, हम सबके मार्गदर्शक आदरणीय
श्रद्धेय माननीय राजनाथ सिंह जी हम सब कार्यकर्ताओं को मार्गदर्शन देने के लिए आए हैं, जनता का आशीर्वाद लेने के लिए आए हैं। मंच पर विराजमान माननीय राजनाथ सिंह जी, हमारे भारतीय जनता पार्टी के जिले के अध्यक्ष माननीय सेवादास पटेल जी, हमारे लोकप्रिय विधायक आदरणीय नारायण पटेल जी, हमारी पंधाना की लोकप्रिय विधायक बहन छाया मोरे जी, हमारे इस लोकसभा के संयोजक आदरणीय हरीश कोटवाले जी, आदरणीय हमारे लोकसभा के प्रभारी कल्याण अग्रवाल जी, हमारे इकबाल सिंह गांधी जी, भारतीय जनता पार्टी के हमारे जिले के महामंत्री आदरणीय सूरजपाल दादा, आदरणीय राजेश तिवारी जी, आदरणीय नरेंद्र सिंह तोमर जी, आदरणीय अरुण सिंह मुन्ना जी और उपस्थित मंच पर विराजमान सभी हमारे सम्मानीय पदाधिकारी, सम्मानीय सभी जनप्रतिनिधि, सामने बैठे हुए मेरी सभी जनता जनार्दन, मातृशक्ति, मेरे सभी परिवारजनों, साथियों, आज इस देश के अंदर लोकसभा के चुनाव हो रहे और ये चुनाव ना नाली का है ना रोड का है। ये चुनाव हमारे देश के स्वाभिमान का है और 2047 का नए भारत की जो कल्पना माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने की है, 2047 के विकसित भारत को साक्षात बनाने के लिए ये चुनाव होने जा रहा है। ये चुनाव हमारे आने वाले कल की पीढ़ी के भविष्य का चुनाव है। ये चुनाव हमारे देश के स्वाभिमान का चुनाव है। ये चुनाव निश्चित रूप से आपने एक वोट जो दिया, उस एक वोट की वजह से हमारे गरीब के कल्याण की योजना बनाने का काम माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। इस देश का स्वाभिमान बढ़ाने का काम हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है और इस देश में आपके एक वोट ने जो 500 वर्षों से हम लोग प्रतीक्षा कर रहे थे, उस भव्य राम मंदिर के निर्माण करने के लिए आपका एक वोट काम में आया है। तो निश्चित रूप से मैं आप सब लोगों से निवेदन करना चाहूँगा कि जब हमारे माननीय रक्षा मंत्री जी जब कृषि मंत्री हुआ करते थे, तो आपने किसानों के लिए, किसानों के मसीहा बनकर हमारे किसानों के लिए 7% ब्याज की उपलब्ध ब्याज पर कर्ज देने का काम किया था और खंडवा में आकर आपने हमारे किसानों को मार्गदर्शन देकर किसानों को खुशहाली के लिए काम करने का प्रयास किया था। आज हमारा किसान समृद्ध बने, किसान खुशहाल बने, इसलिए हमारे भारतीय जनता पार्टी की मोदी जी की सरकार और हमारे डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार लगातार काम कर रही है। योजनाओं के बारे में मैं बताना नहीं चाहूँगा क्योंकि हर व्यक्ति ये जानता है कि आज किसी के घर पर यदि गैस का चूल्हा जल रहा है तो भारतीय जनता पार्टी की मोदी जी की सरकार की देन है। आज गरीब के सर पर पक्की छत का मकान यदि किसी ने दिया है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिया है। आज किसान के खेत तक पानी पहुंचाने का काम यदि किसी ने किया है तो मोदी जी की सरकार और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। आज गरीब के कल्याण के लिए, आज किसान के कल्याण के लिए, गरीब के इलाज के लिए भारतीय जनता पार्टी की मोदी की सरकार लगातार काम कर रही है। मैं आप सब लोगों के बीच में अधिक समय न लेते हुए मैं यही सबसे अपील करना चाहूँगा क्योंकि हम तो रोज निरंतर आप लोगों के बीच में आकर आप लोगों से चर्चा कर रहे हैं। आप लोगों का आशीर्वाद मुझे 13 मई को भी मिले और 13 मई को आशीर्वाद निश्चित रूप से आपका वोट तो मिलेगा ही, लेकिन आपके वोट के साथ साथ आपके परिवार का, आपके रिश्तेदार का, हर व्यक्ति के का एक एक वोट कमल के फूल का बटन दबे। आप मुझे आशीर्वाद देंगे तो निश्चित रूप से देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के हाथ मजबूत बनेंगे और मोदी जी के हाथ मजबूत होंगे तो इस देश का विकास होगा। इस देश को एक विकसित भारत के रूप में 2047 का नए भारत की जो कल्पना माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने की है वो 2047 में निश्चित रूप से हमारा देश विश्व गुरु के प्रथम स्थान पर रहेगा। और आप लोगों से अपील करने के लिए, आप लोगों से आशीर्वाद मांगने के लिए हमारे देश के रक्षा मंत्री माननीय राजनाथ सिंह जी आए हैं। आप लोगों पर पूरा विश्वास है कि आपने पहले भी भारतीय जनता पार्टी का साथ दिया है और आगे भी भारतीय जनता पार्टी का साथ देंगे। मुझे पुनः प्रधानमंत्री मोदी जी ने और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व ने आप सब लोगों की सेवा करने का अवसर दिया है। मैं आपको इस बात का विश्वास दिलाता हूं कि जिस तरह से मैंने 2.5 साल आपकी सेवा करने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी, आने वाले 5 साल में भी आपके विकास के लिए, आपके कल्याण के लिए, एक एक जनता की समस्या का समाधान करने के लिए मैं आपके बीच में रहूंगा और हर एक समस्या का समाधान करूंगा। आप लोगों को पुनः अपील करना चाहता हूं कि 13 मई को एक एक वोट कमल के फूल का बटन दबे, मुझे आशीर्वाद दे और प्रधानमंत्री मोदी जी के हाथ मजबूत करने के लिए आप सहयोग दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मैं अब हमारे बीच में जो बहुत भारी समय हमारे निकाल के आए हैं, ऐसे देश के रक्षा मंत्री, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश के
पूर्व मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी को विश्व का सबसे बड़ा राजनीतिक दल बनाने में अहम भूमिका निभाने वाले ऐसे हमारे सब कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन करने के लिए श्री आदरणीय राजनाथ सिंह जी से मैं आग्रह करूंगा कि इस निमाड़ की धरा पर भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं का, भारतीय जनता पार्टियों का मार्गदर्शन करे। हमारे बीच में सनावत से कुछ कार्यकर्ता हैं, उनको भी हम ससम्मान भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित करेंगे। बोलिए भारत माता की। वाह, गर्मी का असर दिखाई दे रहा है। एक बार तेज आवाज में बोलिए भारत माता की। अब ये बात हुई ना, आपके सांसद और इस बार लोकसभा में पुनः एक लोकसभा की सदस्यता के लिए हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी श्री ज्ञानेश्वर जी पाटिल। अभी इनके पहले जिनका भाषण आपने सुना, श्री नारायण पटेल जी, विधायक मानधाता, बड़े तेज तर्रार नेता हैं हमारे नारायण पटेल जी। इकबाल सिंह गांधी जिला प्रभारी, श्री कल्याण जी अग्रवाल प्रभारी लोकसभा खंडवा, श्री हरीश कोटवाले जी, श्री सेवादास पटेल जी, श्री उज्जवल जोशी, श्री सचिन बिरला जी, श्रीमती कंचन तनवे जी, श्रीमती छाया मोरे, श्री अरुण सिंह, श्री सूरजपाल सिंह सोलंकी, श्री राजेश तिवारी, श्री दिनेश शर्मा, श्री लक्ष्मीनारायण दोगाया, श्री सखाराम यादव, श्री दिग्विजय सिंह, श्री नरेंद्र सिंह जी तोमर, श्री संतेश राठौर और श्रीमती इंदू दुबे जी, और यहाँ मौजूद मेरे सभी सम्मानित बहनों एवं भाइयों। शायद इस स्थान पर किसी सभा को संबोधित करने के लिए, क्या बात है? अच्छा, अरे मीडिया के लोगों को डिस्टर्ब मत करिए। अरे ये लोग नहीं रहेंगे तो कौन आपकी बात लिखेगा? अच्छा, ये कौन सा मध्य परिवर्तन है? अच्छा, यहाँ का मामला है क्या है ये? लोकल का मामला है, लोकल का है। अरे लोकल का मामला तो यहाँ क्यों दिखा रहे हो भैया? यहाँ के विधायक सब लोग निपट लेंगे। बैठ जाइए, बैठ जाइए। अच्छा अच्छा, ठीक। तो कुछ लोगों को आवासीय पट्टे नहीं मिल रहे हैं, तो वो मांग है उनकी। अच्छा अच्छा, तो ठीक है, आप विधायक जी से मिल लीजिएगा, लेकिन यहां नेतागिरी मत करिए। हो गई बात। दिल्ली चला गया है, बतला रहे हैं, दिल्ली चला गया है। यही नेताजी। ठीक है, बैठ जाइए, बैठिए। मेरे बहनों भाइयों, यदि मैं आप यहां पर आया हूं तो ज्ञानेश्वर पाटिल जी के लिए आया हूं, और आप लोगों ने फूलों की हार पहनाकर हम लोगों का स्वागत किया है, आप लोगों ने तालियां बजाकर स्वागत किया है। लेकिन मैं समझता हूं कि यह स्वागत और अभिनंदन और सलाम दुआ का कार्यक्रम कभी एक तरफा नहीं होना चाहिए। इसलिए मैं भी अपनी तरफ से शीश झुकाकर आप सभी बहनों भाइयों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। बहनों भाइयों, ज्ञानेश्वर पाटिल से आप अच्छी तरह परिचित हैं। बैठ जाइए ज्ञानेश्वर जी, बैठ जाइए। ज्ञानेश्वर पाटिल जी से आप अच्छी तरह परिचित हैं। ज्ञानेश्वर जी थोड़े समय के लिए संसद में भी आपका प्रतिनिधित्व किया है उन्होंने, और इस समय भी सांसद हैं। और दूसरी बार भारतीय जनता पार्टी ने इनकी योग्यता, इनकी क्षमता और इनकी प्रतिभा को देखकर पुनः भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी इस संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से बनाया है। मेरे बहनों भाइयों, जहां तक भारतीय जनता पार्टी का प्रश्न है, आप सभी लोग जानते हैं भारतीय जनता पार्टी
आज दुनिया की एक ऐसी पार्टी है कि हम डंके की चोट पर कह सकते हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी यदि कोई पार्टी है तो हमारी पार्टी यह भारतीय जनता पार्टी है। आप लोगों ने 2014 में मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनाई है और फिर 2022 में भी 2019 में भी मोदी जी की सरकार आपने दोबारा बनाई है। मोदी जी की सरकार ने पिछले 10 वर्षों में कैसा काम किया है मैं समझता हूं कि बहुत विस्तार में जाकर लोगों को बतलाने की आवश्यकता नहीं है। हिंदुस्तान की जनता को इस बात का एहसास है। और मैं आप लोगों को जानकारी देना चाहता हूं, आपके क्षेत्र का कोई भी व्यक्ति पहले विदेशों में जाता रहा हो और आज भी विदेशों में जाता हो, उससे पूछ लीजिएगा पहले भारत दुनिया के मंचों पर कुछ बोलता था तो भारत की बातों को जितनी गंभीरतापूर्वक लिया जाना चाहिए दुनिया नहीं लेती थी, लेकिन आज भारत अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत कुछ बोलता है तो सारी दुनिया कान खोलकर सुनती है कि भारत बोल क्या रहा है। यह सारी दुनिया में भारत की हैसियत बनी है। भारत का कद सारी दुनिया में मेरे बहनों भाइयों बहुत तेजी से बढ़ा है। यदि मैं बहुत सारी घटनाओं की यहां पर चर्चा करूं तो लंबा समय लगेगा, लेकिन मैं जानता हूं आप लोग जानते होंगे इस समय 2 वर्षों से लगभग रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध चल रहा है और बहनों भाइयों बड़ी संख्या में दोनों तरफ के लोग मारे गए हैं और अब भी यह युद्ध का सिलसिला लगातार जारी है। जब रूस और यूक्रेन का यह युद्ध प्रारंभ हुआ था तो उस समय हमारे बहुत सारे भारत के रहने वाले बच्चे, कोई यूक्रेन में मेडिकल की पढ़ाई कर रहा था, कोई इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा था, कोई मैनेजमेंट का कोर्स कर रहा था, वहां पढ़ते थे। तब उनके माता पिता ने हमारे प्रधानमंत्री से मिलकर यह उनसे अनुरोध किया कि प्रधानमंत्री जी चाहे जैसे भी हो हमारे बच्चों को यूक्रेन से बाहर निकालिए, नहीं कब हमारे बच्चों के ऊपर मिसाइल गिर पड़े रूस की और उनके साथ कुछ हादसा न हो जाए। तो बहनों भाइयों हमारे प्रधानमंत्री ने जो दुनिया का कोई प्रधानमंत्री काम नहीं कर पाया उसे करके दिखाया। चटपट उन्होंने रूस के राष्ट्रपति मिस्टर पुतिन से बात की और वहीं पर टेलीफोन के माध्यम से यूक्रेन के राष्ट्रपति मिस्टर यूक्रेन से बात की। और आपको जानकर खुशी भी होगी और आपको गौरव की भी अनुभूति होगी मेरे बहनों भाइयों कि 4.5 घंटे के लिए रूस और यूक्रेन का युद्ध रुक गया और हमारे 22,000 बच्चे यूक्रेन से चलकर भारत आ गए। यह है भारत की हैसियत, यह है भारत का कद जो सारी दुनिया में तेजी के साथ बढ़ा है। आज मैं आप लोगों के बीच यहां आया हूं तो उसी भारतीय जनता पार्टी को और अधिक ताकत देने की अपील करने के लिए आप सबके सामने आया हूं। मैं आप सबके प्रति आभार भी व्यक्त करना चाहता हूं। पिछले विधानसभा के चुनाव में आप लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के स्पष्ट बहुमत की सरकार बनाई है। मध्य प्रदेश में इस समय सिंगल इंजन की सरकार नहीं है, बल्कि मध्य प्रदेश में इस समय डबल इंजन की सरकार जो है काम कर रही है। लेकिन बहनों भाइयों एक बात मुझे जो खलती है कि अभी 4 महीने पहले विधानसभा का चुनाव हुआ, फिर 4 महीने के बाद लोकसभा का चुनाव हो रहा है। मैं जानता हूं कि उस समय भी नेता विधानसभा के चुनाव के समय भी आपके बीच गए होंगे, लोकसभा के चुनाव के बीच जा रहे हैं, बराबर आपकी कई सार्वजनिक सभाएं हुई होंगी, आपको समय निकालना पड़ा होगा अपना वोट डालने के लिए। हम लोगों का कहना है कि यह सिलसिला अब भारत में बंद होना चाहिए। जो भी विधानसभा और लोकसभा के चुनाव होने हैं 5 वर्षों में एक बार में एक साथ चुनाव करा देना चाहिए। यह हमारी भारतीय जनता पार्टी का संकल्प है और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं इस बार का जो चुनाव होगा तो उसमें विधानसभा और लोकसभा दोनों चुनाव साथ होंगे। उसके लिए जो भी संशोधन करने की आवश्यकता होगी हम लोग करेंगे। और बहनों भाइयों मैं जहां पर हूं बताया गया है यहां पर माता देवी का मंदिर है, कालिका माता का मंदिर है यहाँ, और सारी क्षेत्र का अहिल्याबाई होलकर के पे भी कोई जुड़ाव है, वही है। ऐसी यह धरती है। और बहनों भाइयों जानते हैं कि अहिल्याबाई होलकर ने क्या किया था, भारत की सांस्कृतिक विरासत को सुरक्षित करने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी।
जो काम अहिल्याबाई होलकर ने किया था, उसी काम को आज हमारे भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी कर रहे हैं। आपने देखा कि उज्जैन महाकाल का मंदिर भव्य मंदिर बनकर तैयार हो गया, उज्जैन महाकाल का कॉरिडोर बनकर तैयार हो गया, काशी का काशी विश्वनाथ मंदिर का कॉरिडोर बनकर तैयार हो गया, शोभनाथ मंदिर का भी भव्य स्वरूप जाकर प्रत्यक्ष आप अपनी आंखों से देख सकते हो। सब तो सब लगातार 1984 से हम लोग आंदोलन करते चले आ रहे थे। जनता से हम कहते थे, जिस दिन भारत की संसद के दोनों सदनों में हमको स्पष्ट बहुमत मिल जाएगा, अयोध्या की धरती पर भव्य राम का मंदिर बनने से दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं पाएगी। हम लोग नारे लगाते थे, रामलला हम आएंगे, मंदिर यही बनाएंगे। तो हमारे विरोधी ये कहते थे, ये भाजपा वाले जनता की आंखों में धूल झोंकते हैं। यह तो कहते हैं रामलला हम आएंगे, मंदिर यहीं बनाएंगे, लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। बहनों भाइयों, आपने देखा वह 22 जनवरी का दिन आ गया कि हमारे प्रधानमंत्री ने अपने धर्माचार्यों के मार्गदर्शन में भगवान रामलला की अयोध्या की धरती पर प्राण प्रतिष्ठा कर दी। अयोध्या की धरती पर भव्य राम का मंदिर बनकर तैयार हो गया। और मुझे जो लगता है वह मैं आपसे कहना चाहता हूं। मुझे यह लगता है मेरे बहनों भाइयों कि अब रामलला अपनी कुटिया से निकलकर अपने महल में प्रवेश कर चुके हैं। बहनों भाइयों, भारत में राम राज्य का आगाज होकर रहेगा, मेरा ऐसा पक्का विश्वास है। यदि अपने सरकारों के कामकाज की मैं बात करूं तो बहनों भाइयों, बहुत सारे ऐसे काम हैं कि यदि उनकी मैं चर्चा करूंगा तो घंटों का समय लग जाएगा। और इस बार के लोकसभा चुनाव में तो करिश्मा हो गया। करिश्मा यह हुआ है, गुजरात में सूरत से हमारा भारतीय जनता पार्टी का लोकसभा का प्रत्याशी निर्विरोध जीत गया मेरे बहनों भाई। और अभी अभी आपने अखबारों में पढ़ा होगा कि इंदौर में जो कांग्रेस के प्रत्याशी थे, उन्होंने कांग्रेस से त्याग पत्र दे दिया और हमारे भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करने के लिए तैयार हो गए। यह है भारतीय जनता पार्टी के प्रति, भारतीय जनता पार्टी के प्रति जनता का यह अगाध स्नेह, यह अगाध प्रेम है जो लगातार बढ़ता जा रहा है। लेकिन कांग्रेस के लोग क्या कहते हैं? कांग्रेस के लोग कहते हैं यह लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ा खतरा है। बहनों भाइयों, हमारा गुजरात में सूरत का प्रत्याशी यदि निर्विरोध जीत जाता है तो यह लोकतंत्र के लिए खतरा हो गया। लेकिन मैं कांग्रेस के दोस्तों से पूछना चाहता हूं, आजाद भारत में 20 बार आपके लोकसभा के प्रत्याशी 20 बार निर्विरोध चुने गए, तब लोकतंत्र के लिए खतरा नहीं पैदा हुआ था। और इस बार आपका प्रत्याशी नाम वापस ले लेता है, हमारे प्रत्याशी का समर्थन कर देता है, वह जीत जाता है, तो लोकतंत्र के लिए खतरा पैदा हो गया। बहनों भाइयों, मुझे तो यह लगता है कि कांग्रेस एक डूबती हुई जहाज है। एक ऐसी जहाज है जिसकी तली में छेद हो चुका है। और बहनों भाइयों, इस जहाज को डूबने से दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। और मैं एक चीज आपको याद दिलाना चाहता हूं, पढ़े लिखे लोगों को जानकारी इस बात की होगी, जब आजादी हासिल हुई थी तो उसमें महात्मा गांधी ने कहा था कि आजादी के लिए कांग्रेस के झंडों के तले हमने संघर्ष किया है। अब भारत को आजादी मिल गई है, लोकतंत्र की बहाली हो गई है, इसलिए कांग्रेस पार्टी को भंग कर देना चाहिए, इसको समाप्त कर देना चाहिए। लेकिन कांग्रेस के लोगों ने महात्मा गांधी की इस बात को नहीं माना। मुझे लगता है कि भारत की जनता ने अब ठान लिया है कि जो महात्मा गांधी ने कहा था कि कांग्रेस को समाप्त कर देना चाहिए, भंग कर देना चाहिए, अब हमारे देश की जनता कांग्रेस को समाप्त कर देने पर पूरी तरह से आमादा है, मेरा ऐसा पक्का विश्वास। बहनों भाइयों, हमारी सरकार के प्रति लगातार जनता का विश्वास बढ़ता जा रहा है, लगातार जनता का विश्वास बढ़ता जा रहा है। मैं एक चीज कहना चाहता हूं,
आपने बराबर भाषण कांग्रेस के नेताओं का सुना होगा। पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, वह भी कहते थे कि हमारी सरकार बनेगी तो मैं इस देश से गरीबी को मिटा दूंगा। इंदिरा जी आई, इंदिरा जी ने भी कहा कि हमारी सरकार बनेगी तो मैं गरीबी को मिटा दूंगा। राजीव गांधी आए, उन्होंने कहा मेरी सरकार बनेगी तो गरीबी मिटा देंगे। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी आए, उन्होंने भी यही बात कही। सबने कहा कि हम गरीबी को मिटा देंगे और बार बार जनता को यह आश्वासन देकर जनता की आंखों में धूल झोंकते रहे और जनता का समर्थन हासिल कर दे। लेकिन बहनों भाइयों, इस काम को कोई नहीं कर पाया। और आज जो मैं बात कह रहा हूं, मैं प्रेस के दोस्तों से भी कहना चाहता हूं, मेरी बात यदि गलत हो, अखबार के पन्नों पर लिख दें कि राजनाथ सिंह आए थे, जनता को गुमराह करके यहां से गए हैं, हमारी गलती होगी तो इसे स्वीकार कर लूंगा। मेरे बहनों भाइयों, इनमें से कोई गरीबी दूर नहीं कर पाया। दुनिया की बड़ी बड़ी संस्थाएं, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड भी यह दावा कर रहा है, नीति आयोग भी यह दावा कर रहा है, आजाद भारत के इतिहास में पहली बार 8 वर्षों के अंदर 25 करोड़ से अधिक लोगों को गरीबी रेखा से बाहर करने में कामयाबी किसी ने हासिल की है तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हासिल की है। बहनों भाइयों, जितने आप सब लोग यहां पर बैठे हैं, मैं दावे के साथ कह सकता हूं, शायद ही कोई ऐसा परिवार हो जिस परिवार को हर माह मुफ्त राशन न मिलता हो। इसमें बहुत सारे ऐसे भी परिवार होंगे जिनका कि कच्चा मकान रहा होगा, उनको पक्का मकान मिला है। यहां पर किसान ऐसे बैठे होंगे जिनको कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के अंतर्गत हर साल 6,000 रुपये मुफ्त में मिलते होंगे। यहां बहुत सारे ऐसे परिवार होंगे जिन परिवारों की माताओं बहनों को पानी लेने के लिए दूर दराज जाना पड़ता था, घड़े पर घड़ा रखकर वो अपने घरों को वापस लौटती थी। उनके घरों में नल के माध्यम से जल पहुंचाया जा रहा है। और मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं, जिनके पास कच्चा मकान है, यदि अभी तक पक्का मकान नहीं मिल पाया है अथवा जिनके घरों में नल के माध्यम से जल नहीं पहुंच पाया है, बहनों भाइयों, देख लेना आगामी 2-3 साल में इस हिंदुस्तान में एक घर नहीं मिलेगा जो कि कच्चा हो और पक्का न बन गया हो, ऐसा एक घर भी नहीं मिलेगा। जो हम लोगों ने कहा है अक्षरशः उसका पालन किया है। और उसके बाद भी कांग्रेस हम लोगों के ऊपर अनाप शनाप अनर्गल यह आरोप लगाते रहते हैं, कहते हैं महंगाई बहुत बढ़ गई। बहनों भाइयों, पढ़े लिखे लोग यहां की तुलना कर लें, सर्वाधिक महंगाई इस हिंदुस्तान में बढ़ी है किसी के समय तो कांग्रेस की हुकूमत के समय बढ़ी है। सर्वाधिक कम महंगाई यदि किसी के समय है तो वह भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत में। आंकड़े उठाकर कोई देख ले, सारी दुनिया में महंगाई की दर है, कोई जाकर देख ले। बदनाम करने के लिए झूठे आंकड़े लोगों के सामने पेश करके देश की जनता को ये लोग गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। और बहनों भाइयों, फ्री राशन का जहां तक सवाल है, मैं दावे के साथ कह सकता हूं, क्षमा कीजिएगा, यहां केवल फ्री राशन घरों में दो लोग, 3 लोग, 4 लोग होंगे तो ईश्वर की कृपा से सबको मिलता होगा। और केवल वह खाते ही नहीं होंगे बल्कि बचाकर बेचते भी होंगे, यह बात पक्की है, मैं दावे के साथ कह सकता हूं। अरे भाई, हम भी गांव के ही हैं, हम भी कोई शहरी आदमी नहीं है, हम गांव के रहने वाले, हम भी किसान हैं। जैसे आप किसान हो वैसे मैं भी किसान हूं। मैं जानता हूं, जाते हैं धड़ से अपना वहां से झोली उठाते हैं, लेके आते हैं, घर में 4 लोग हैं तो गए 4 झोली 5-5 किलो की उठाए लेकर आए, अरे 5-7-8 किलो खर्च हुआ से जय श्री राम। या कभी किसी ने कल्पना नहीं की होगी। और आपको मैं याद दिलाना चाहता हूं, बहनों भाइयों, जब कांग्रेस की सरकार थी तो एक पिक्चर बनी थी रोटी कपड़ा मकान, या सिनेमा रोटी कपड़ा मकान का किसी ने देखा था? किसी ने देखा था रोटी कपड़ा मकान? देखा है ना? उसमें आती थी महंगाई मार गई, आती थी कि नहीं? अब गाना था कि नहीं, महंगाई मार गई? या किसी को याद है हाय हाय महंगाई मार गई? किसी को याद है? कोई सुनाएगा इसमें? याद है आपको?
और एक पिपली लाइव फिल्म थी, उसमें भी एक गाना था कि महंगाई डायन खाए जात है। यह था कि नहीं था? अब भाई था तो ताली बजाइए, ना था तो मत बजाइए। तो ये बताइए, दोनों ये फिल्म जो बनी थी वो कांग्रेस के शासनकाल में बनी थी कि भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में बनी थी? ये कांग्रेस के शासनकाल में बनी थी। वो लोग बराबर देखते हैं चीजों को कि देश में महंगाई की स्थिति क्या है। आज कोई भी महंगाई को लेकर फिल्म बनाने को तैयार नहीं है बहनों भाइयों, क्योंकि महंगाई पर काबू पाने में किसी ने कामयाबी हासिल की है तो मोदी जी के नेतृत्व की सरकार ने कामयाबी हासिल की है। अजीबोगरीब हालत है इन लोगों की। ये लोग देश के साथ करना क्या चाहते हैं? अच्छा ये बताइए, आप लोग जो बैठे हैं यहां, इसमें योग करने वाले कितने लोग हैं? योगा करने वाले सब हाथ उठाइए। अरे वाह, कमाल है भाई, कमाल है। ज्ञानेश्वर जी, आप भी योगा करते हैं कि नहीं? नारायण जी, आप भी करते हैं कि नहीं? वैसे नारायण जी का भी चेहरा चमक रहा है, करते होंगे। बहनों भाइयों, यह कोई छोटी बात नहीं है। हमारे देश के ऋषियों और मनीषियों ने ही योगा की विधि सारी दुनिया को बतलाई है। लेकिन योगा यह सारी दुनिया में नहीं होता था। भारत की जो विरासत है, भारत की जो विशेषता है, वह सारी दुनिया तक पहुंचाई जानी चाहिए। पहली बार किसी प्रधानमंत्री ने सोचा तो उसका नाम है नरेंद्र मोदी। और बहनों भाइयों, देखिए प्रधानमंत्री का कद, दुनिया की सबसे बड़ी पंचायत संयुक्त राष्ट्र संघ में खड़े होकर उन्होंने एक प्रस्ताव पेश किया कि अरे भाई, हमारे यहां यदि अपनी सेहत दुरुस्त करना चाहते हो, लंबा जीवन यदि जीना चाहते हो तो योग करो। ये दुनिया के लोगों से कह दिया। कांग्रेस के लोग होते हिचकते, अरे बाप रे बाप, दुनिया की पंचायत में हम जाकर योग करने की बात करें, लोग कहेंगे बड़े बैकवर्ड हैं ये लोग। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री ने इसकी चिंता नहीं की। और कान खोलकर सुन लीजिए, जब इन्होंने प्रस्ताव पेश किया तो दुनिया के 2-4 नहीं, दुनिया के 172 देशों ने इसका समर्थन किया कि योगा किया जाना चाहिए। बहनों भाइयों, यह है भारत की विरासत, भारत की विरासत, यह है भारत की संस्कृति। इस विजय पताका को भी सारी दुनिया में फहराने का काम किसी ने किया तो हमारे प्रधानमंत्री ने किया। और धन दौलत के मामले में सुनना चाहते हैं तो मैं बतलाऊं आपको, अर्थव्यवस्था का आकार, मैं बोलचाल की भाषा में बतला रहा हूं। धन दौलत के मामले में भारत 2014 में दुनिया के देशों में 11वें स्थान पर खड़ा था, 11वें स्थान पर खड़ा था। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री ने 7 वर्षों के अंदर वह करिश्मा कर दिया कि जो भारत धन दौलत के मामले में दुनिया में 11वें स्थान पर खड़ा था, वह जंप लेकर दुनिया के 5वें स्थान पर आकर खड़ा हो गया। और मैं नहीं कह रहा हूं, दुनिया के बड़े बड़े अर्थशास्त्री, दुनिया की बहुत बड़ी वित्तीय संस्थाएं जिनको अंग्रेजी में इंटरनेशनल फाइनेंशियल फॉरम्स कहते हैं, उन्होंने दावा किया है कि दुनिया में सबसे तेजी से आगे बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था किसी देश की है कि भारत की है। और भारत यदि ऐसे आगे बढ़ता रहा तो 2.5-3 साल के बाद यानी 2027 आते आते भारत दुनिया की टॉप 3 कंट्रीज में आकर खड़ा हो जाएगा। यह है भारत मेरे बहनों भाइयों। आपसे यह कोई हमारी छोटी उपलब्धि नहीं है, ऐसी बहुत सारी हमारी उपलब्धियां हैं। अब कांग्रेस के लोग क्या कहते हैं? अब राहुल गांधी जी ने कहा कि मैं आऊंगा तो सर्वे कराऊंगा। सावधान रहिएगा आप लोग, कांग्रेस आएगी ही नहीं, चिंता मत करिए। तो उन्होंने कहा क्या है, आएंगे तो आपकी संपत्ति का सर्वे कराएंगे। आपको मंजूर है आपकी संपत्ति का सर्वे होना चाहिए? मंजूर है। और उन्होंने, उनके एक साथी ने कहा है, जो उनके बहुत बड़े सलाहकार भी हुआ करते थे और आज भी एक संगठन है कांग्रेस का, इंडियन ओवरसीज कांग्रेस, उसके अध्यक्ष हैं सैम पित्रोदा। नाम देखिए कितना जानदार है, सैम पित्रोदा। उन्होंने कहा है कि अमेरिका में एक सिस्टम है, दुनिया के कई देशों में है, कि वहां पर घर का यदि कोई बूढ़ा बुजुर्ग मालिक मर गया
तो उसकी जो संपत्ति होती है उसका आधा से अधिक यानी 55%, 55% वो सरकार के पास चली जाएगी और 45% आपके पास बचेगी। आपको मंजूर है? कितने लोगों को मंजूर है? नहीं मंजूर। अब वो यह कराना चाहते हैं। दुनिया के बड़े बड़े अर्थशास्त्री कहते हैं कि भाई ये बहुत ही खतरनाक खेल है, इस खतरनाक खेल से हमको बचना चाहिए। चौथी बात, मेरे बहनों भाइयों, हमारी सरकार के किसी मंत्री के ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगा है? देखिए, लगा हो तो बोलिए, ना लगा हो तो ताली बजाइए, नहीं लगा है। मैं केंद्र की सरकार की बात कर रहा हूं। कांग्रेस के समय जीप घोटाला, कोयला घोटाला, क्या क्या घोटाला, कौन कौन घोटाला, यूरिया घोटाला, भूरिया घोटाला, मैंने बहुत सारे घोटाले हो गए। लेकिन बहनों भाइयों, 10 वर्षों का समय हो गया सरकार चलाते हुए हम लोगों को। भारत नहीं, दुनिया का कोई मां का लाल उंगली उठाकर नहीं कह सकता कि मोदी जी की सरकार के एक मंत्री के ऊपर भी कोई भ्रष्टाचार का आरोप लगा हो। ऐसे सरकार चलाई जाती है। और एक बात तो राजीव गांधी, वैसे मैं किसी प्रधानमंत्री की आलोचना नहीं करता, चाहे भले ही हमारे किसी विरोधी पार्टी के क्यों न हो, क्योंकि मैं मानता हूं प्रधानमंत्री यह व्यक्ति नहीं होता है, प्रधानमंत्री संस्था होता है। चाहे किसी भी दल का कोई प्रधानमंत्री, मैं आलोचना नहीं करता। लेकिन एक बार राजीव गांधी ने अपनी मजबूरी जाहिर करते हुए कहा, क्या करें, भ्रष्टाचार बहुत है। मैं दिल्ली से 100 पैसा भेजता हूं, लेकिन लोगों तक पहुंचते पहुंचते बामुश्किल 14 पैसा पहुंच पाता है। 86 पैसा ये भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाता है। अब देखिए, मार्के की बात यहां पर है। दुनिया का कोई व्यक्ति इस चुनौती को स्वीकार नहीं कर पाया। भारत में भी कोई राजनीतिक पार्टी इस चुनौती को स्वीकार नहीं कर पाई। हमारे प्रधानमंत्री का करिश्मा देखिए। हमारे प्रधानमंत्री ने जनधन, मोबाइल और आधार तीनों की ऐसी एक त्रिमूर्ति तैयार कर दी कि बहनों भाइयों, यदि 6,000 रुपया दिल्ली के बैंक से चलता है तो 6 का 6,000 रुपया आपकी जेब में पहुंचता है। एक पैसा भी भ्रष्टाचार की भेंट नहीं चढ़ने वाला। भ्रष्टाचार को हम समाप्त करना चाहते हैं तो भ्रष्टाचार भाषण देकर समाप्त नहीं किया जा सकता। भ्रष्टाचार को यदि समाप्त करना है तो बहनों भाइयों, उसके लिए सिस्टम में बदलाव लाना पड़ेगा, व्यवस्था में बदलाव लाना पड़ेगा, तब जाकर भ्रष्टाचार समाप्त हो पाएगा। इसीलिए आज मैं आप सबसे निवेदन करने आया हूं। लंबा चौड़ा भाषण करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आप लोग भी गर्मी से त्रस्त होंगे। कांग्रेस के बारे में कहना चाहूंगा कि कांग्रेस की हालत कुछ ऐसी हो गई है कि 10 साल के बाद आप छोटे बच्चों से पूछेंगे कि कांग्रेस, तो कहेगा कौन कांग्रेस। बच्चे से 10 साल के बाद पूछेंगे कि बेटा कांग्रेस जानते हो, तो कहेगा कौन कांग्रेस। यह हालत हो गई है। सारे देश से लुप्त होती जा रही है। आपने डायनासोर का नाम सुना है? इसमें कितने लोगों ने डायनासोर का नाम सुना है? डायनासोर किसी ने देखा है? डायनासोर पिक्चर तो देखी होगी, वैसे नहीं देखा है ना। बहन भाई, मुझे तो यह लगता है, पता नहीं आप लोगों को लगता है कि नहीं लगता है, मुझे लगता है जैसे धरती से डायनासोर लुप्त हो गया है, वैसे ही सारी इस धरती से कुछ दिनों में कांग्रेस लुप्त हो जाएगी। तो मैंने भाइयों, बातें तो बहुत हैं, लेकिन आगे की भी सभाएं हैं। अब मुझे आगे भी जाना है, तो मैं चलता हूं। लेकिन बस निवेदन करने आया हूं कि ज्ञानेश्वर पाटिल जी को पिछली बार कितने से जिताया था इन लोगों ने? ज्ञानेश्वर जी केवल 85,000 से जिताया था आप लोगों ने? हाँ, उपचुनाव हुआ होगा, और आप लोगों ने केवल 85,000 से जिताया। इस बार बढ़ाएंगे कि नहीं बढ़ाएंगे? पक्का? कि कितने से? कितने से? 4 लाख? तो मेरी बात सुन लीजिए, 4 लाख से यदि हमारे ज्ञानेश्वर पाटिल जी को जिता दिया आपने, तो बहनों भाइयों, फिर से मैं आपके बीच आऊंगा, फिर से मैं आपके बीच आऊंगा। और दोबारा ज्ञानेश्वर पाटिल के जीतने के बाद आऊंगा तो मैं फूलों की ऐसी मोटी हार पहनने के लिए नहीं आऊंगा, बल्कि एक बार शीश झुकाकर यहाँ की जनता के प्रति आभार व्यक्त करने के लिए आऊंगा। आप सभी का अभिनंदन करने के लिए आऊंगा, आप सभी का स्वागत करने के लिए आऊंगा। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।
भाई साहब विश्वास दिलाते हैं निमाड़ की सीटें खंडवा खरगोन